सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 12 आगे पढ़ने वाले हैं। बोटेनिकल गार्डन। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई पादपों की महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट प्रजातियों, स्थानिक पौधों एवं बड़े पौधों की संकटग्रस्त प्रजातियों का संग्रहण कर एक कृत्रिम रूप से बनाए गए आवास क्षेत्र में प्रतिस्थापन किया जाता है। ये कृत्रिम आवास बोटेनिकल गार्डन कहलाते हैं। इनमें पादपों की औषधीय प्रजातियों तथा अनुसंधान के लिए आवश्यक पादपों की प्रजातियों को रखा जाता है और उनकी उन्नति के लिए विदेशी प्रजातियों से या उन्नत प्रजातियों से संकरण कराया जाता है। बोटेनिकल गार्डन के अंदर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के आवासों की वानस्पतिक प्रजातियों का एक स्थानिक आवासीय क्षेत्र में विकास एवं संरक्षण के लिए तकनीक विकसित की जाती है। पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एवं भिन्न भिन्न आवासों में रहने के अनुकूल क्षमताओं का विकास करने हेतु तकनीकी अनुसंधान किए जाते हैं। भारत के प्रमुख बोटेनिकल गार्डन। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बोटेनिकल गार्डन, ये शिवपुर में कोलकाता में है। एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये अलीपुर में कोलकाता में है। असम राज्य जू कम, ये गुवाहाटी में है, असम में। एक्सप्रेस गार्डन, ये पुणे में, महाराष्ट्र। गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट, उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल में। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ऊटकमंड, नीलगिरी जनपद में, ये तमिलनाडु में। IFGTB बोटेनिकल गार्डन, ये कोयम्बटूर में, तमिलनाडु। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तिरुवनंतपुरम, केरल में। मालाम्पूजा गार्डन, ये पलक्कड़ में, केरल में। झांसी में और उत्तर प्रदेश में। ये ओडिशा स्टेट बोटेनिकल गार्डन नंदनकानन, ये भुवनेश्वर में, ओडिशा में। अलीगढ़ फोर्ट बोटेनिकल गार्डन के वनस्पति विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ये अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश में। लालबाग बेंगलुरु, कर्नाटक में। मैसूर चिड़ियाघर, ये मैसूर में है और कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मैसूर में, कर्नाटक में। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ये भी मैसूर में और कर्नाटक में। करजन पार्क, ये भी कर्नाटक में। लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में। सहारनपुर में और उत्तर प्रदेश। सेमोजिपुंगा, ये चेन्नई में, तमिलनाडु। RB बोटेनिकल गार्डन एंड एम्यूजमेंट पार्क, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये अहमदाबाद में और गुजरात में। वेलायनी कृषि विद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल में। नरेंद्र नारायण पार्क, ये कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है चिड़ियाघर में बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत जीव जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर
एक कृत्रिम आवास क्षेत्र में रखा जाता है। यहाँ पर बड़े एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीव जंतुओं को रखा जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। यह क्षेत्र जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ लोगों के मनोरंजन एवं पारितंत्र की महत्वपूर्ण प्रजातियों की एक स्थान पर उपस्थिति को भी सुनिश्चित करता है। हालांकि चिड़ियाघर का निर्माण जीवों के संरक्षण के लिए किया गया था, परंतु आज ये मनोरंजन के प्रमुख केंद्र है। इस क्षेत्र की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा की जाती है। जीवों को देखने आए लोगों की सुरक्षा भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ही सुनिश्चित करता है। चिड़ियाघर में बड़े जानवर, चिड़ियों की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ बड़े बड़े एक्वेरियम भी बने होते हैं, जो लोगों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। CZA चिड़ियाघर में कार्यरत लोगों को कुशल प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है, जो चिड़ियाघर के प्रबंधन में सहायता करता है। चिड़ियाघर में संकटग्रस्त जीव जंतुओं की प्रजनन दर में वृद्धि को सुनिश्चित किया जाता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जीव जंतुओं के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य जंतु उद्यानों का प्रबंधन करना है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। यह चिड़ियाघर में जंतुओं के रखरखाव, उनके आवास संबंधी मानक एवं उनके चिकित्सा संबंधी मानकों का उल्लेख करता है तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित करता है। चिड़ियाघरों को उनके विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर पहचान देता है। वन्यजीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान कर उनके चिड़ियाघर में प्रजनन के लिए उपयुक्त कार्य करता है। चिड़ियाघर प्राय संकटग्रस्त जंतुओं के प्रजनन को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया स्थान होता है, जो CZA द्वारा सुनिश्चित, संरक्षित एवं प्रबंधित किया जाता है। CZA चिड़ियाघर के प्रबंधन एवं विकास के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। यह अन्य चिड़ियाघरों से परस्पर सहयोग के द्वारा दुर्लभ जंतुओं की प्रजनन में वृद्धि को सुनिश्चित करता है। DNA स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। जीन बैंक एवं क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थों व कोशिकाओं के संरक्षण के साथ अब आणविक स्तर पर जर्म प्लाज्म का संरक्षण संभव हो गया है। क्लोन DNA तथा DNA युक्त पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आनुवांशिक संरक्षण के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जीन बैंकों में संग्रहित मूल्यवान जीनोटाइप दर्शाने वाला अलाभकारी पदार्थ DNA लाइब्रेरी के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जहाँ से उपयुक्त जीन या जीनों के संयोजन को पुनः प्राप्त किया जाता है। जीन पूल सेंटर एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोष कहते हैं। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। ये वे स्थान हैं जहाँ पर फसलों की महत्वपूर्ण प्रजातियाँ और स्थानिक जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कृषि पादप प्रजातियों एवं उष्णकटिबंधीय पौधों के जीन या आनुवंशिक पदार्थों को एकत्रित किया जाता है। जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। आनुवंशिक पदार्थों का एकत्रीकरण कर जीन पूल
केंद्रों में रखा जाता है जो भविष्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जीन पूल केंद्र के अंतर्गत विश्व के महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं। विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र इस प्रकार हैं। दक्षिण एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो चाइना एवं द्वीपीय क्षेत्र को मलाया द्वीप को शामिल करता है। दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र, कॉकेशियन, मध्य पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र, पूर्वी एशिया, चाइना एवं जापान के क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र। नेक्स्ट है जीन बैंक। जीन बैंकों के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थों का बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संग्रहण एवं संरक्षण किया जाता है। जीन बैंकों के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थों का बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संग्रहण एवं किसके अंतर्गत? बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत इनका संग्रहण और संरक्षण किया जाता है, इनका बचाव किया जाता है। इसमें फसलों की विभिन्न प्रजातियों के बीजों को जीन बैंक में इकट्ठा कर एक सामान्य ताप पर रखा जाता है। वृक्षों के जीन पदार्थों को फ्रीज कर संरक्षित किया जाता है। वृक्षों के जो जीन पदार्थ होते हैं इनको फ्रीज कर संरक्षित किया जाता है। जंतुओं के स्पर्म और अंडों को जैविकीय फ्रीज में रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रयोग में लाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो दिल्ली फसल के पौधों से संबंधित प्रजातियों तथा उगाई जाने वाली किस्मों के बीजों को संरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल, हरियाणा में पालतू पशुओं के आनुवांशिक पदार्थों का रखरखाव किया जाता है तथा राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ मछलियों के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण एवं रखरखाव करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन कोशिका उत्तक अंग एवं आनुवांशिक पदार्थों की जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए भंडार की एक प्रक्रिया है। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के अंतर्गत पदार्थों को द्रव्य नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप पर रखा जाता है तथा सभी उपापचयी प्रक्रियाओं एवं क्रियाकलापों को आवश्यक रूप से निलंबित रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का अनुप्रयोग युग्मजीय एवं कायिक भ्रूण पराग कोशिकाओं तथा अन्य पादप स्पीशीजों के निलंबन संवर्धन पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत बीजों एवं अन्य आनुवांशिक पदार्थों के प्रिजर्वेशन एवं लंबे समय तक उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय पहल। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैव विविधता में ह्रास के कारण आज विश्व के सभी आवास क्षेत्रों में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग तथा प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है, जिसके कारण मानव जनित जीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण के स्वरूप एवं संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। जैव विविधता के महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर कई कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य मानव को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना है और मानव एवं पर्यावरण के बीच स्वस्थ संबंधों का निर्माण कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 1971 में मानव एवं
जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत की है। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। मानव जैव मंडल कार्यक्रम ये यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। MAB का उद्देश्य प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा के एकीकरण द्वारा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर प्रकृति एवं पर्यावरण पारितंत्र को सुरक्षित रखना है, जिससे विश्व भर में आर्थिक विकास को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से दीर्घकालिक बनाया जा सके। यह वर्तमान में हो रहे जैव विविधता ह्रास एवं पर्यावरण असंतुलन से भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है। यह मानव को पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने और आने वाले भविष्य के खतरे से निपटने के लिए मानव संसाधन को दक्ष करने की तकनीकी सहायता भी देता है। MAB के कार्य। MAB मानव एवं प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है। MAB पर्यावरण संकट एवं सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और ऊर्जा उपभोग, जो कि पर्यावरण असंतुलन के सबसे बड़े कारक हैं, उनसे मानव को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मानव कल्याण कार्यक्रम चलाता है। कौन चलाता है? MAB। MAB प्राकृतिक अथवा मानवजनित कारकों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए तकनीकी अध्ययन और आकलन को प्रोत्साहित करता है। जैवमंडल आगार क्षेत्र। जैवमंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। इसका उद्देश्य पारितंत्र एवं इसके आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करना है। जैवमंडल आगार क्षेत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रतिनिधि क्षेत्र हैं, जो स्थलीय एवं समुद्री भाग पर फैले हुए हैं। आरक्षित जैवमंडल के अंतर्गत किसी भी पारितंत्र एवं प्राकृतिक आवास के अजैविक घटकों जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु तथा जैविक घटकों की जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में स्थलीय एवं सागरीय, विशेषकर समुद्र के तटीय क्षेत्र तथा अजैविक एवं जैविक संसाधनों, इसमें जीव जंतु एवं वनस्पति का प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाता है। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अनुसार आरक्षित जैवमंडल या जैवमंडल आगार से तात्पर्य है प्राकृतिक आवासों तथा उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की रक्षा और उनके संरक्षण से है। जो MAB का जो मेन लक्ष्य है वो पर्यावरण की रक्षा करना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जीवमंडल आगार शोध के लिए आधारभूत परिवर्तन प्रदान करता है, आधारभूत परिस्थितियां प्रदान करता है। जैवमंडल क्षेत्र के अंतर्गत स्थलीय, जलीय एवं तटीय पारितंत्र सभी आते हैं। प्रत्येक जैवमंडल क्षेत्र जैव विविधता के सतत उपयोग एवं संरक्षण को सुनिश्चित करता है। जैवमंडल आगार क्षेत्र का नामकरण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और ये क्षेत्र जिस देश में स्थित है, संप्रभु अधिकार उसी के अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट है जैवमंडल आगार का वैश्विक नेटवर्क। यह MAB का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जैवमंडल आगार जिस देश में स्थित होता है
उसी के संप्रभु क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है। अन्य देशों का जैवमंडल नेटवर्क में भाग लेना स्वैच्छिक होता है। WNBR का उद्देश्य विश्व के समस्त शामिल देशों के सहयोग के द्वारा जैव विविधता एवं प्राकृतिक पर्यावरण, भूभाग, जलीय भाग, समुद्री पारितंत्र आदि का सतत विकास एवं संरक्षण किया जाना है। इसी विचारधारा पर WNBR की संरचना की गई है। इसके अंतर्गत विश्व के सभी शामिल देशों के बीच संबंधित मुद्दों पर वार्तालाप किया जाता है। संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी चाहे पारंपरिक हो या वैज्ञानिक, दोनों को एक दूसरे से साझा किया जाता है। इसके अंतर्गत विश्व के देशों से गरीबी को खत्म कर मानव जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित भी किया जाता है। WNBR का दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक योग्यता को बदलते वैश्विक परिदृश्य में स्वीकार करना तथा उनको आदर प्रदान करना एवं गुणात्मक सुधार कर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। जैवमंडल आगार के कार्य। जैवमंडल आगार स्थल क्षेत्र पारितंत्र, प्रजातीय एवं आनुवंशिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है। यह परंपरागत संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ ही पारितंत्र की कार्यप्रणाली और प्रारूप को समझने में मदद करता है। प्रत्येक जैवमंडल आगार 3 आधारभूत कार्य करते हैं जो एक दूसरे से पारस्परिक एवं पूरकता का संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है जैव आगार का संरक्षण। जैवमंडल आगार क्षेत्र के अंतर्गत दृश्य भूमि, पारितंत्र, प्रजातीय एवं आनुवंशिक परिवर्तन को संरक्षित करने में सहयोग करना तथा प्राकृतिक रूप से मानव गतिविधियों के कारण होने वाले परिवर्तन की निगरानी करना शामिल है। नेक्स्ट है इसका डेवलपमेंट या विकास। स्थानिक स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण के सतत विकास के लिए तीव्र आर्थिक विकास अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के मध्य इस तरह संबंध एवं तालमेल बैठाना है कि पोषणीय पर्यावरण एवं पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग एवं प्रबंधन के लिए नई नीतियां बनाई जाती है। लॉजिस्टिक। जैवमंडल आगार का कार्य शोध एवं अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित शोध क्षेत्रों की स्थापना कर विभिन्न शोध केंद्रों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों को मॉनिटर करना एवं संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है। जैवमंडल आगार अनुसंधान द्वारा प्राप्त जानकारी को विश्व स्तर पर साझा करते हैं जिससे लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं शिक्षा दी जा सके। ये मानव समुदाय में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु जागरूकता एवं प्रेरणा का भी विकास करते हैं। नेक्स्ट है जैवमंडल आगार की संरचना। जैव विविधता संरक्षण की पूरक गतिविधियों को आगे संचालित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रयोग करने के लिए जैवमंडल आगार को पारस्परिक रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्रोड क्षेत्र और बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। 1976 में यूनेस्को की टास्क फोर्स द्वारा जैवमंडल आगार के क्षेत्रीय प्रतिमान का प्रस्ताव रखा गया था। जोन की अवधारणा बहुत ही सरल और लचीली है। इसका प्रयोग स्थानिक लोगों की आवश्यकता एवं स्थान क्षेत्र की स्थिति के अनुसार किया जाता है। यह है बायोस्फीयर जैवमंडल की संरचना। नेक्स्ट है क्रोड क्षेत्र। यह सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है।
करोड़ क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। करोड़ क्षेत्र के अंदर स्थानिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पौधों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों के अनुकूल आवास क्षेत्र होते हैं। करोड़ क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों और उनके आनुवंशिक कोष का संरक्षण करता है। करोड़ क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्य जीव को प्रभावित न करें, इसमें की जा सकती है। इसके लिए करोड़ क्षेत्र पर्याप्त सुरक्षा एवं वैधानिकता प्रदान करता है। सेकंड नंबर पर है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र करोड़ क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित एवं अविध्वंसक हो। बफर क्षेत्र का उपयोग अनुसंधान, शोध, परंपरागत उपयोग, पुनर्वास आदि के लिए किया जाता है। बफर क्षेत्र शोध प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि, भूमि, जंगल, मत्स्य पालन आदि को भी शामिल करता है। इस क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन, मनोरंजन आदि क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश करोड़ क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। संक्रमण मंडल, यह बफर मंडल के चारों तरफ का भाग होता है। संक्रमण मंडल का मुख्य उद्देश्य विकासशील कार्यों एवं योजनाओं से संबंधित होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जिसका कार्य शोधकर्ताओं, प्रबंधकों, स्थानिक लोगों के मध्य परस्पर सहयोग के द्वारा संसाधनों का विकास एवं नियोजन कर पर्यावरण एवं विकास में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। संक्रमण मंडल अत्यधिक खुला हुआ एक विस्तृत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मनोरंजन के संसाधनों, फसल क्षेत्र तथा प्रबंधित जंगलों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र या आगार में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान इनमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी भी नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रभाव की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष शरणस्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य। जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मानवों का बसना प्रतिबंधित होता है। पर्यटन की अनुमति होती है। इसमें वन्यजीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश या निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। अगर सीमा में परिवर्तन करना है तो विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होगा। एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र या जैवमंडल आगार।
इसके बाहरी क्षेत्र में मानवों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैवमंडल आगार कार्यक्रम। भारत में जैवमंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 566 वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र और 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 52 टाइगर रिजर्व एवं 32 हाथी रिजर्व केंद्र बनाए गए हैं। भारत की समृद्ध जैव विविधता ने सांस्कृतिक एवं नरजातीय विविधता को विविध रूप दिया है। कार्यक्रम के लक्ष्य: पहले से ही स्थापित किए गए संरक्षित क्षेत्र के अंदर जीव संसाधनों एवं उनके आधारभूत पारितंत्र को अधिक संरक्षण प्रदान करना है। दीर्घकालिक आधार पर संरक्षण एवं सतत प्रयोग द्वारा एक प्रतिनिधि पारितंत्र की स्थापना करना है। भारतीय जीवमंडल आगार कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक संरक्षण ज्ञान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जोड़ता है और जैवमंडल आगार के प्रबंधन को बेहतर बनाकर उसका संरक्षण एवं सतत उपयोग करता है तथा स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर इस क्षेत्र विशेष में संरक्षण हेतु उनको प्रतिभागी बनाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम जैवमंडल आगार का प्रतिनिधि या विकल्प मात्र नहीं है। यह संरक्षित क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करता है, जिससे स्वस्थ पर्यावरण, पारितंत्र एवं तीव्र विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके उद्देश्य का निर्धारण उल्लेख विशेषज्ञों के कोर सलाहकार समूह द्वारा किया जाता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है: प्राकृतिक पारितंत्र के साथ पौधों एवं जीवों की विविधता और समग्रता का संरक्षण करना है। प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को सहेज कर रखना, जिस पर उनके विकास उद्भव की निरंतरता निर्भर करती है। संरक्षण के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। अनुसंधान एवं मॉनिटरिंग के लिए संस्थानों को क्षेत्र प्रदान करना है। स्थानिक लोगों की आर्थिक आय में गुणात्मक सुधार के लिए पर्याप्त तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग करना है। नेक्स्ट है मापदंड। जैवमंडल क्षेत्र के निर्धारण का मापदंड कोर सलाहकार समूह द्वारा किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। प्राथमिक मापदंड: इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा जाता है जो प्रभावशाली रूप से संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इसके लिए करोड़ क्षेत्र में बहुत ही कम बाधा के साथ प्राकृतिक संरक्षण के सतत अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त भूमि एवं जल क्षेत्र होने चाहिए। करोड़ क्षेत्र में पारितंत्र के सभी पोषण स्तर की प्रजातियों के सतत विकास के लिए स्थान भी होना चाहिए। द्वितीयक मापदंड क्या है? क्षेत्र में दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियां होनी चाहिए। क्षेत्र में मृदा की विविधता एवं सूक्ष्म पर्यावरणीय दशाएं प्रजातियों की विविधता होनी चाहिए। क्षेत्र में पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करने वाली परंपरागत अनुसूचित जनजाति या गांव के लोगों के संरक्षण की क्षमता भी होनी चाहिए।